नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार, आपका साइंस टीचर। स्वागत करता हूं आपका हमारे कैरियर टाइम ऑनलाइन कोचिंग देश की कोचिंग पर। दोस्तों, जिस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे, वीडियोस में हम लोग पढ़ रहे थे, वो टॉपिक था हमारा न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा भी होगा कि हम लोगों ने न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे कि एक इसका टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ फैट्स। ठीक है, इन दोनों पर हम लोगों ने चर्चा की थी हमारी लास्ट वीडियोस में। तो बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आपको लेकर चलूंगा वो न्यूट्रिशन का हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक का नाम है प्रोटीन। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि इससे पीछे की वीडियोस में हम लोगों ने दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जिसमें एक टॉपिक बच्चों हमारे पास में था कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ एक टॉपिक मैंने आपको लास्ट वीडियोस में पढ़ाया है फैट्स के बारे में। तो जिन लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की वीडियो को देख रखा है और फैट की वीडियो को देख रखा है, उनको ये वाली वीडियो यानी कि ये वाला जो टॉपिक है हमारा प्रोटीन वाला टॉपिक, ये बहुत ही बेहतर अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस टॉपिक को समझने से पहले, न्यूट्रिशन में प्रोटीन को पढ़ने से पहले, मेरी लास्ट जो दो वीडियोस हैं, एक कार्बोहाइड्रेट पर एक फैट्स पर, बच्चों इनको भी पहले आप देखिए, जिससे कि आपको प्रोटीन का टॉपिक और बेहतर समझ में आ सके। क्योंकि लास्ट वीडियोस में मैंने न्यूट्रिशन के टॉपिक को बहुत एक अच्छे ढंग से सब चीज़ों को समझाया है स्टार्टिंग से। फिलहाल आज ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे सीधे न्यूट्रिशन के टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। जो टॉपिक हमारे पास में कौन सा है, प्रोटीन। बच्चों, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हुआ, चाहे फैट हुआ, चाहे प्रोटीन हुआ, या फिर आगे वाले आने वाले टॉपिक विटामिन वगैरह, सबका अपना अपना एक अलग इंपॉर्टेंट रोल है। अब ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट अगर आपका छूट गया तो आपको प्रोटीन में दिक्कत होगी, या फैट्स आपका छूट गया तो प्रोटीन में दिक्कत होगी। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक टॉपिक का अपना क्या है, अलग इंपॉर्टेंट रोल है आपका एग्जाम्स में। लेकिन अगर आप इन दोनों टॉपिक को भी स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे तो एक आपका प्रॉपर वे में, यानी कि एक क्रम में सब चीजें चलती रहेंगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले आप इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, और उसके बाद में इस वीडियो को, प्रोटीन वाली वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे सीधे टॉपिक पर आता हूं। आपको बता दूं कि लेक्चर 1 में मैंने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया है, न्यूट्रिशन के लेक्चर 1 में कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया है, न्यूट्रिशन का जो लेक्चर 2 है उसमें मैंने डिस्कस किया है फैट्स को, और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको वो हमारा न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का जो लेक्चर है, वो लेक्चर नंबर कौन सा है बच्चों, लेक्चर है हमारा 3rd, और 3rd लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, प्रोटीन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट अपने प्रोटीन टॉपिक को। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, प्रोटीन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक से क्वेश्चन से लेकर चलूंगा और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा प्रोटीन से रिलेटेड। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे प्रोटीन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूं तो यह देखा जाता है कि सर जो प्रोटीन होती है ना, इस प्रोटीन को हमारी डाइट में कितना लेना चाहिए। जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि जो न्यूट्रिशन है यानी कि जो पोषण है, वो पोषण आपको मिलता है बैलेंस्ड डाइट से। बैलेंस्ड डाइट यानी कि संतुलित आहार से। अब जो हमारा आहार होता है वो संतुलित बनता कैसे है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आहार को संतुलित बनाने के लिए हर एक चीज आपकी प्रॉपर अमाउंट में आपकी बॉडी में पहुंचनी चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट हमारा होना चाहिए 400 से 500 ग्राम। वहीं पर फैट की मात्रा जो है वो होनी चाहिए आपकी 40 से 80 ग्राम। तो ऐसी मैं बात करता हूं, जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमें कितनी लेनी चाहिए अपनी डाइट को बैलेंस करने के लिए। तो बच्चों, एक प्रॉपर व्यक्ति, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति की बात की जाए तो नॉर्मल व्यक्ति की जो डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए आपकी 80 से 90 ग्राम। और ये मैं आपको पर डे की बात बता रहा हूं। यदि पर डे कोई भी व्यक्ति अपनी डाइट में 80 से 90 ग्राम प्रोटीन लेता है तो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोटीन उसकी डाइट कैसी रहती है बच्चों, बैलेंस्ड रहती है। फिर बात ये आती है कि अगर सर हम लोग प्रोटीन की मात्रा अपनी बॉडी में 80 से 90 ग्राम डेली ले रहे हैं
तो लेने के लिए हमें पहले ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ों में प्रोटीन पाई जाती है ना, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे यही नहीं पता है कि सर प्रोटीन पाई किस में जाती है, तो पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए प्रोटीन किस में पाई जाती है। तो प्रोटीन किस किस में पाई जाती है उसके लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले इसके सोर्सेस। हम अपनी डाइट में प्रोटीन तभी ले सकते हैं जब हमें पता होंगे प्रोटीन के स्रोत क्या है, यानी कि इसके सोर्सेस क्या क्या है। और सोर्सेस के बारे में अगर मैं कॉमन सी बात करूं तो आप सभी जानते हैं, नंबर 1 जो मिल्क होता है बच्चों, मिल्क में क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क के साथ साथ अगर मैं पल्सेस की बात करूं, यानी कि दालें जो होती हैं, दाल में भी हमारा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। बच्चों दाल के साथ साथ अगर हम लोग एग की बात करें तो एग में यानी कि अंडे में, इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। और अंडे के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं किसकी, मीट की, तो मीट में भी आपका क्या पाया जाता है बच्चों, प्रोटीन पाई जाती है। तो यहां से अगर हमारा पूछा जाएगा तो ये बात हमारी क्लियर हो जाती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए एक हेल्दी बॉडी में, वो पर डे आपकी होनी चाहिए 80 से 90 ग्राम। और 80 से 90 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगी कहां से, तो उसके लिए पता होने चाहिए आपको सोर्सेस। और सोर्सेज हमारे सामने हैं, मिल्क हो गया, पल्सेस हो गई, एग हो गया, मीट हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें आपकी प्रोटीन पाई जाती है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है सर हम लोगों ने 80 से 90 ग्राम प्रोटीन ले ली, लेकिन इसका फायदा क्या है। तो अगर फायदे की बात की जाए तो मैं आपसे सीधे सीधे ये कहता हूं, जो प्रोटीन होती है ना, इसका फायदा ये होता है कि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन आपको एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करती है। वैसे अगर हम लोग फंक्शंस की बात करेंगे इसके, तो इसका एक नहीं बहुत सारे फंक्शंस हैं। मैं बाकी फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करूंगा आपके साथ में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है, आपने कहा कि सर प्रोटीन हम लोग 80 से 90 ग्राम ले रहे हैं, तो प्रोटीन का बेसिकली फायदा क्या होगा हमें। तो प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट जो फायदा होगा वो प्रोटीन आपको एनर्जी देती है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमें अपने डेली रूटीन के वर्क को परफॉर्म करने के लिए, डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है, कि जब तक हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तब तक हम अपने डेली के कोई भी काम को नहीं कर सकते आसानी से। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की। और एनर्जी किससे मिलती है, आपको फूड से। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई भी फूड खाया उससे आपको एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि फूड में भी कुछ आपके एसेंशियल कंपोनेंट्स होने चाहिए, आवश्यक घटक, और उन्हीं आवश्यक घटक में से एक आपका कौन होता है, प्रोटीन होता है। तो देखा जाता है यदि व्यक्ति प्रोटीन आपकी पर डे 80 से 90 ग्राम लेता है तो उसको उससे प्राप्त होती है एनर्जी, और उसी एनर्जी से वो अपने डेली रूटीन के वर्क को परफॉर्म करता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि कितनी एनर्जी मिलती है आपको प्रोटीन से, तो बच्चों सीधे सीधे याद रखिएगा, प्रोटीन जो होती है उससे आपको एनर्जी मिलती है 3 किलो कैलोरी, 3 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रोटीन से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है, तो सीधे सीधे याद रखिएगा प्रोटीन से आपको कितनी एनर्जी मिलती है, 3 किलो कैलोरी पर ग्राम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनर्जी देने वाले जो फूड के कंपोनेंट हैं बच्चों, वो 3 ही होते हैं। सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपको फैट्स भी एनर्जी देते हैं, और फैट्स के साथ साथ आपको प्रोटीन भी एनर्जी देता है। लेकिन यही केवल ऐसे 3 कंपोनेंट हैं जिनसे आपको एनर्जी मिलेगी। बाकी के जितने कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपका विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए, सॉल्ट हो गए, इनसे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। केवल यही 3 कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनसे आपको एनर्जी मिलती है। कौन कौन से बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ फैट्स हो गया, और फैट्स के साथ साथ क्या हो गया, हमारा प्रोटीन हो गया। तो इन सबसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बताओ कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलेगी। तो आपको लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देते हैं 4.2 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा फैट से आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, तो फैट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि फैट्स सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, और उसका जो हमारा अमाउंट था वो कितना था, 9.8 किलो कैलोरी पर ग्राम। यानी कि अगर हम लोग 1 ग्राम फैट खाते हैं तो 1 ग्राम फैट से आपको कितनी एनर्जी मिलती है बच्चों, 9.8 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती है आपको एनर्जी। वहीं पर अगर मैं डिस्कस करता हूं प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है 3 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बिल्कुल मैंने टॉप पर लिख दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, प्रोटीन हमें पर डे की डाइट में कितनी लेनी चाहिए, तो पर डे की डाइट में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए 80 से 90 ग्राम। और ये 80 से 90 ग्राम प्रोटीन प्राप्त करने के लिए जो सोर्सेस हैं वो सारे आपके सामने हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूं, प्रोटीन जब आप 80 से 90 ग्राम ले रहे हैं तो उससे फायदा क्या होगा, तो सर फायदा ये होता है कि प्रोटीन से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है।
और एनर्जी कितनी मिलती है, तो कितनी के लिए याद रखिएगा, कितनी के लिए कि एनर्जी आपको मिलती है 3 किलो कैलोरी पर ग्राम। कितनी मिलती है बच्चों? 3 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मिलती है हमें किससे? प्रोटीन से। नाउ अब मैं इसके कुछ और फंक्शंस को डिस्कस करता हूं और फंक्शंस के साथ साथ कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे कहा कि प्रोटीन के बारे में जो क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्रोटीन के बारे में किसने बताया। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं एक वन बाय वन सब डिस्कस करता रहूंगा आपके साथ में। हमसे पूछा जाता है प्रोटीन के बारे में किसने बताया, तो बच्चों याद रखिएगा एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्जीलियस, जिनका नाम था वर्जीलियस। ठीक है बच्चों, एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्जीलियस, और मैं कहता हूं कि सबसे पहले प्रोटीन शब्द के बारे में बताने वाले व्यक्ति भी कौन है? हमारे वर्जीलियस। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है कि प्रोटीन शब्द किसने दिया, तो हमें याद रखना है प्रोटीन शब्द देने वाले व्यक्ति कौन है? हमारे वर्जीलियस है। उसके बाद में और जो जो क्वेश्चन बनते हैं मैं वन बाय वन आपके साथ में डिस्कस करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन के बारे में किसने बताया? तो वर्जीलियस ने बताया। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि सर जो प्रोटीन होती है ना, इस प्रोटीन की कितनी मात्रा हमारी बॉडी में पाई जाती है। तो प्रोटीन की मात्रा को समझने से पहले मैं एक और चीज के बारे में डिस्कस करता हूं। बच्चों अगर हम लोग हमारे शरीर के बारे में बात करें, बॉडी के बारे में, तो मैं आपसे कहता हूं जो हमारा शरीर होता है, ये क्वेश्चन सभी ने सुन रखा होगा कि हमारी बॉडी का जो 70% पार्ट है, हमारी बॉडी का जो 70% पार्ट है बच्चों, वो किससे मिलकर बना है? जल से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन सभी ने सुन रखा होगा, हमारी बॉडी, हमारे शरीर का जो 70% 70% भाग होता है वो किसका बना होता है? जल का। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल जो हमारी बॉडी है वो कितना परसेंट है आपकी? 100%, क्योंकि कोई भी चीज कितने परसेंट होती है आपकी? 100% होती है। तो आपने देखा कि हमारी ओवरऑल बॉडी 100% है, और इस 100% में से 70% अगर बात की जाए तो 70% पार्ट जो हमारा है वो किसने घेर रखा है? आपके पानी ने, यानी कि जल ने। और 70% पार्ट अगर हमारा जल ने घेर रखा है तो कितना परसेंट पार्ट बचा आपका? 30%। बहुत ही कॉमन सी बातें, छोटी छोटी बातें समझते हुए चलिएगा बस। आपने देखा कि हमारी बॉडी है, शरीर है हमारा, शरीर टोटल हमारा कितना परसेंट? 100%, क्योंकि कोई भी चीज हम लोग मानते हैं 100% ही होती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि बॉडी का जो 70% पार्ट है वो किससे मिलकर बना है? जल से। ठीक है, मान लिया 70% जो पार्ट है वो जल से मिलकर बना है, तो सर 70% जब जल से मिलकर बना है तो बचा कितना परसेंट हमारे पास में? 30%। अब बात ये आती है कि जो 30% बचा ये किससे मिलकर बना होता है। तो वन बाय वन मैं सारी चीज़ें बताता रहूंगा आपको कि हमारा 30% कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिकली जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका प्रोटीन। तो अभी प्रोटीन से ही रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा प्रोटीन के बारे में पहला क्वेश्चन पूछा गया प्रोटीन शब्द किसने दिया। जो प्रोटीन शब्द है वो देने वाले व्यक्ति कौन है? वर्जीलियस। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हमारी बॉडी का कितना परसेंट पार्ट प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला तो हमारा पार्ट मिलकर बना है किससे? जल से। बचा कितना परसेंट? 30%। लेकिन ये पूरा का पूरा 30% आपका प्रोटीन से मिलकर नहीं बना होता है। इस 30% में से भी अगर मैं बात करूं तो इस 30% में से भी 14 से 16% जो पार्ट है वो एक्चुअल में मिलकर बनता है किससे? प्रोटीन से। और बाकी का जो आपका 14 से 16% बचा या 14 से 15% जो आपका बचा, वो हमारा 15% में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वो जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके बारे में आपको बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल यहाँ वाले क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, प्रोटीन शब्द किसने दिया? प्रोटीन शब्द दिया वर्जीलियस ने। दूसरा क्वेश्चन कि प्रोटीन की मात्रा मानव शरीर में कितनी पाई जाती है? तो प्रोटीन की मात्रा मानव शरीर में होती है 14 से 16%। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको वो बता रहा हूं जो हमारे लास्ट ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं ऑलरेडी। पहला क्वेश्चन प्रोटीन शब्द दिया किसने? वर्जीलियस ने। दूसरा क्वेश्चन कि मानव शरीर में प्रोटीन कितने परसेंट मात्रा में पाया जाता है या प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? तो प्रोटीन की मात्रा बच्चों होती है 14 से 16%। ये क्वेश्चन सभी को याद है कि हमारा शरीर 70% जल से बना है, लेकिन ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो प्रोटीन की मात्रा होती है हमारे बॉडी में कितनी? 14 से 16%।
अब देखो, जब ये क्वेश्चन आपको मिला कि 14% से 16% आपकी प्रोटीन होती है, तो यहीं से एक क्वेश्चन और भी बनता है। वो कैसे बनता है उसके बारे में देखिएगा। आपने देखा कि बॉडी में 70% तो पानी है, तो अगर पूछेगा कोई कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है, हाईएस्ट अमाउंट में, तो हाईएस्ट अमाउंट में तो हमारी बॉडी में कौन हो गया, वाटर हो गया, जल हो गया। लेकिन अगर हमसे पूछेगा कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट, यानी कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, देखो अगर पहला पूछा जाएगा तो पहला तो हमारा जल है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे शरीर का सबसे मुख्य घटक कौन सा है, कहने का मतलब हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी चीज है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में तो दिख ही रहा है कौन, आपका जल। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि हमारी बॉडी में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी चीज है, तो दूसरे नंबर की अगर बात की जाएगी तो बच्चों ध्यान रखेंगे दूसरे नंबर पर हमारी कौन आती है, प्रोटीन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दूसरा सबसे मुख्य घटक, और दूसरा सबसे मुख्य घटक को हम लोग कह सकते हैं हिंदी इंग्लिश में सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट। सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट। सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट का मतलब होता है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक। तो सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है हमारा वो कौन है, आपका प्रोटीन। तो पहला क्वेश्चन प्रोटीन के बारे में किसने बताया, वर्जिलियस। दूसरा क्वेश्चन प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी में कितनी होती है, तो 14 से 16%। और तीसरा क्वेश्चन कि हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट या दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट घटक कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट घटक कौन सा है, तो हमारा कौन सा है, आपका वो प्रोटीन है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट। अब इन क्वेश्चनों से बढ़कर हम आगे चलते हैं, देखते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी है। क्या पूछा जाता है हमसे कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं समझता हूं सभी के पास में होगा कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, तो शायद सभी लोग बता देंगे कि सर जो प्रोटीन होती है वो मिलकर बनती है किससे, हमारी अमीनो एसिड से। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा किससे मिलकर बनी है, तो आप कहेंगे सर अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अमीनो एसिड को हम लोग हिंदी में अमीनो अम्ल कहते हैं। बच्चों अगर पूछा जाएगा कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, तो आपका आंसर होगा सर प्रोटीन मिलकर बनी होती है अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से। लेकिन यहीं से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है, देखिए, और आंसर पूरा चेंज हो जाता है। अगर यह पूछा जाता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, तो आंसर हो गया अमीनो एसिड। लेकिन अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया और कहा कि प्रोटीन किसके द्वारा बनी है, तो बेटा आंसर पूरा चेंज हो जाता है, और अब की बार हमारा आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन मिलकर बनी होती है किससे, आरएनए से। ठीक है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, तो अमीनो एसिड से, अमीनो अम्लों से। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटीन किसके द्वारा बनी है, तो हमारा आंसर पूरा चेंज हो जाएगा, किससे मिलकर, आपके किसके द्वारा बनती है, आरएनए के द्वारा बनती है। और यहीं पर अगर थोड़ा सा ट्विस्ट और आता है क्वेश्चन में, तो भी आंसर वो आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है। देखिए क्या ट्विस्ट आता है, अब की बार वो ये तो नहीं पूछेगा कि किससे मिलकर बनी है, ना ही ये पूछेगा किसके द्वारा बनी है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है, तो बच्चों याद रखिएगा जो प्रोटीन होती है उसका निर्माण होता है राइबोसोम पर। अब ये राइबोसोम क्या होता है, तो इस चीज को मैं डिटेल में आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देता हूं। देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी सेल, कोशिका। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी क्या होती है, कोशिका। कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है, और उसी कोशिका के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। तो बेसिकली जो राइबोसोम होता है, इसी राइबोसोम पर फॉर्मेशन होती है किसकी, प्रोटीन की। तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, और राइबोसोम को हिंदी में राइबोसोम ही कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, तो आंसर होगा अमीनो एसिड। लेकिन अगर पूछेगा किसके द्वारा बनती है प्रोटीन, तो आपका आंसर होगा आरएनए। और अगर आपसे पूछेगा प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है,
तब आपका आंसर होगा राइबोसोम। और इसीलिए राइबोसोम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है कि राइबोसोम को किस और नाम से जाना जाता है। तो बच्चों यहीं से लिंक करके मैं आपको बताता हूं, आपने देखा कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है? प्रोटीन की। अब जिस चीज की जहां पर फॉर्मेशन होती है तो हम लोग कह सकते हैं वो उस चीज की फैक्ट्री है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जो हमारा राइबोसोम होता है, वो राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम पर होता है। और राइबोसोम पर जब प्रोटीन का निर्माण होता है, इसी कारण इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपको एक याद होगा, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो बच्चों पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसी तरीके से ये भी पूछा जाता है कि सर राइबोसोम का दूसरा नाम क्या है, या प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है किसको? राइबोसोम को कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे प्रोटीन से रिलेटेड, याद रखना। मैं सारे क्वेश्चन एक बार रिपीट कराता हूं। सबसे पहला, प्रोटीन शब्द किसने दिया? तो ध्यान रखेंगे प्रोटीन शब्द दिया बर्जीलियस ने। दूसरा क्वेश्चन, प्रोटीन की मात्रा मानव शरीर में कितनी होती है? तो प्रोटीन आपकी बॉडी में पाया जाता है 14 से 16%। तीसरा क्वेश्चन, हमारी बॉडी में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट घटक कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट घटक जो दूसरा हमारा कंपोनेंट है वो कौन सा है? ध्यान रखेंगे अगर पहले की बात करी जाए तो पहला तो हमारी बॉडी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट घटक कौन सा है आपका? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है वाटर, जल, क्योंकि ये हमारी बॉडी में कितना प्रतिशत होता है? 70%। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट कौन सा? हमारा प्रोटीन है। फिर अगर पूछा जाए कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, यहां क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, तो आंसर होगा अमीनो एसिड। अगर पूछा जाए किसके द्वारा बनती है, तब आंसर होगा आरएनए। और अगर पूछा जाए कहां पर बनती है, तब आंसर आपका होगा राइबोसोम। तो मैं समझता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, साथ ही में क्या करते हैं, इसके फंक्शंस को भी देख लेते हैं कि जो हमारी प्रोटीन है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ये तो सारे वो क्वेश्चंस हो गए जो हमारे प्रोटीन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपका एक फंक्शन प्रोटीन का डिस्कस किया था कि प्रोटीन का फंक्शन होता है एनर्जी देना, लेकिन एनर्जी के साथ साथ इसके और भी फंक्शंस होते हैं। चलिए उनको भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फंक्शन हमारा क्या हो गया कि प्रोटीन से आपको एनर्जी मिलती है। और वहीं पर अगर दूसरे फंक्शन की बात की जाए तो मैं जो आपसे कह रहा था कि हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी क्या है? सेल है, कोशिका है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो आपकी सेल होती है ना, उस सेल के निर्माण के लिए भी कौन आवश्यक होता है? आपका प्रोटीन आवश्यक होती है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी जो सेल होती है, यानी कि जो आपकी कोशिका है, उस कोशिका के निर्माण के लिए भी कौन जरूरी होता है? आपका प्रोटीन जरूरी होती है। अच्छा बच्चों, सेल के साथ साथ अगर बात की जाए तो आपने देखा कि सबसे छोटी तो सेल होती है यानी कोशिका, लेकिन जब सेल आपस में कंबाइन करती है तो फॉर्मेशन करती है वो टिश्यू का, यानी ऊतक का निर्माण करते हैं। अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखेंगे तो सबसे पहले पाया जाता है सेल, सेल के बाद में बनता है टिश्यू, और टिश्यू के बाद में बनता है ऑर्गन। ठीक है, इस तरीके से पूरा ऑर्गेनिज्म यानी कि प्राणी का निर्माण होता है। तो अगर सेल की बात की जाए तो सेल तो आपकी प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन सेल के साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी दे देता है कि सेल की जगह पर वो लिख कर दे देता है टिश्यू। तो ये भी याद रखिएगा, चाहे वो सेल कहे चाहे टिश्यू यानी कि ऊतक की बात करें, ये दोनों ही हमारे किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। यानी प्रोटीन की फॉर्मेशन, प्रोटीन ही आपके इंपॉर्टेंट होती है इन दोनों की फॉर्मेशन के लिए। हालांकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि सेल जब तक नहीं बनेगी तब तक टिश्यू नहीं बनेगा, क्योंकि टिश्यू सेल से ही मिलकर बनता है। लेकिन क्वेश्चन जब आपका आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं यहां पर कि सेल की फॉर्मेशन प्लस टिश्यू, दोनों की फॉर्मेशन के लिए कौन जरूरी है? आपका प्रोटीन जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फंक्शन एनर्जी देगा, दूसरा फंक्शन सेल और टिश्यू की फॉर्मेशन करेगी प्रोटीन आपकी, तीसरा फंक्शन इसका होता है बच्चों ये हमारी बॉडी बिल्डिंग में मदद करती है।
बॉडी बिल्डिंग यानी कि देह निर्माण। जैसा कि आपने सभी ने देखा होगा कि यदि कोई जिम करने वाला व्यक्ति है तो वो जिम करने वाला व्यक्ति आपका अधिक मात्रा में क्या लेता है, कार्बोहाइड्रेट लेता है, फैट लेता है, प्रोटीन लेता है। तो आप कहेंगे सर वो प्रोटीन लेता है। तो जिम करने वाला अधिक मात्रा में प्रोटीन कारण इसीलिए लेता है वो आपका, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग करने का जो काम होता है वो किसका होता है, प्रोटीन। हमारी मसल्स को स्ट्रांग बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है, आपके प्रोटीन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन है एनर्जी देगा, दूसरा फंक्शन सेल और टिश्यू की फॉर्मेशन में मदद करेगी, और तीसरा आपका फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग यानी कि देह का निर्माण करेगी। फिर आते हैं चौथे फंक्शन पर। चौथे फंक्शन की अगर बात की जाए तो जो हमारी हाइट है बच्चों, वो हाइट भी डिपेंड करती है किस पर, यानी कि जो आपकी हाइट होती है, जो हमारी लंबाई है, वो लंबाई भी डिपेंड करती है प्रोटीन पर। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा भरपूर है तो आपकी हाइट बहुत अच्छे से बढ़ेगी, लेकिन वहीं पर प्रोटीन की कमी के कारण कभी कभी हाइट कैसी रह जाती है, कम रह जाती है। तो ध्यान रखिएगा जो हाइट है वो भी डिपेंड करती है किस पर, प्रोटीन पर। हाइट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, अब सारे फंक्शंस को तो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस कर रहा हूं। हाइट के साथ साथ अगर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और डिस्कस किया जाए तो मैं कहता हूं इम्यूनिटी। बच्चों इम्यूनिटी का मतलब होता है आपका, हिंदी में इसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। लिख देता हूं यहां पर, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी। तो बच्चों जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, ताकत होती है रोगों से लड़ने की। तो रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है, इम्यूनिटी, वो भी हमें किससे मिलती है, आपको प्रोटीन से मिलती है। और उसके साथ साथ हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन यानी कि पाचन। और आप सभी को पता होगा कि पाचन में हमारे कुछ प्रोटीन्स यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी पाचन में सहायता करती है, और उसको हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं। जो चीजें आपके डाइजेशन में सहायता करती हैं बच्चों, उन सब चीजों को कहते हैं एंजाइम्स। आप सभी लोगों ने बेहतर समझा होगा, जाना होगा इस चीज को, कि हमारी बॉडी में एक चीज पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। और वो एंजाइम्स ही क्या करते हैं, पाचन में सहायता करते हैं। लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा, वो भी बने होते हैं हमारे किसके, प्रोटीन के। तो ये कुछ हमारे फंक्शंस होते हैं किसके, प्रोटीन के। ये प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो सारे के सारे आपके साथ में डिस्कस किए। अब इसके बाद में और भी प्रोटीन के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं इन सब चीजों को क्या कराता हूँ, रिवाइज कराता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए, तो 80 से 90 ग्राम। अब बात यह आती है कि 80 से 90 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए मुझे सोर्सेस पता होने चाहिए, और सोर्सेस पता होने चाहिए। तो सोर्सेस मैंने कुछ यहां पर लिखे भी हैं, आप देख सकते हैं कि पहला सोर्स हमारे पास में क्या है, मिल्क हो गया, मिल्क के साथ साथ पल्सेस हो गए, एग हो गया, मीट हो गया, और एक सबसे इंपॉर्टेंट सोयाबीन, जो कि मैंने लिखा नहीं है यहां पर, सोयाबीन। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनमें कौन पाई जाती है, आपकी प्रोटीन पाई जाती है। तो ये सारे सोर्सेज होते हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, और अपनी डाइट में इसकी मात्रा 80 से 90 ग्राम बना सकते हैं। अब अगर आगे चले तो बात ये आती है, सर प्रोटीन ठीक है, हम 80 से 90 ग्राम प्रोटीन अपनी डेली डाइट में ले रहे हैं, लेकिन इसका फायदा क्या होगा। तो जब फायदे की बात आती है तो हमें पता होना चाहिए प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो बच्चों फायदा होता है, वो फायदा हमें यह होता है कि हमें अपने डेली रूटीन के वर्क को परफॉर्म करने के लिए, डेली एक्टिविटीज को करने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है किसकी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह क्वेश्चन पूछा गया कई बार एग्जाम्स में कि प्रोटीन से आपको कितनी एनर्जी मिलती है। तो हमें याद रखना है प्रोटीन आपको एनर्जी देती है कितनी, 3 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो पहला फंक्शन हो गया प्रोटीन का कि वो एनर्जी देगी। फिर दूसरे फंक्शंस पर अगर बात की जाए तो आपने देखा कि हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेल यानी कि कोशिका होती है। और जब सेल्स आपस में कंबाइन करती हैं तो वो फॉर्मेशन करती है किसका, टिश्यू यानी कि ऊतक का निर्माण करती हैं। और सेल और टिश्यू इन दोनों की ही फॉर्मेशन के लिए जो जरूरी है वो कौन है, आपकी प्रोटीन है। तो ये सारे के सारे हमारे फंक्शंस हैं इधर। सबसे पहला फंक्शन है एनर्जी मिलेगी, दूसरा सेल और टिश्यू की फॉर्मेशन में मदद करेगी प्रोटीन, तीसरा हमारी बॉडी बिल्डिंग, हमारी जो बॉडी बिल्ड करने का काम होता है वो भी किसका होता है, प्रोटीन का। उसके साथ साथ जो हमारी हाइट है उसको बढ़ाने का काम भी किसका होता है, प्रोटीन का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है, जो क्षमता होती है, वो भी हमें किससे मिलती है, आपकी प्रोटीन से। और उसके बाद में
पाचन में जो सहायता करने वाले जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं बच्चों, वो एंजाइम्स भी हमारे किसके बने होते हैं? आपके प्रोटीन के बने होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद में मैं इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। चलिए आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। देखिए अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया प्रोटीन के बारे में, ये वो बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपके बेसिकली पूछे ही जाते हैं। अब इसके बाद में ये बात करते हैं कि प्रोटीन हमारी कितने टाइप्स की होती है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आता है कि प्रोटीन कितने टाइप्स की होती है, या फिर प्रोटीन के और भी इसके अलावा क्या क्या काम होते हैं, ठीक है, या फिर प्रोटीन आपकी कितने प्रकार की होती है और उसमें कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं उनके, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। और इस सेक्शन को हम लोगों ने क्या कहते हैं? इसको इंपॉर्टेंट सेक्शन कहते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रोटीन सेक्शन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रोटीन के सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं जो प्रोटीन होती है हमारी कितने टाइप्स की होती है, या फिर हम लोगों ने प्रोटीन को किस तरीके से क्लासिफाइड किया है। तो जैसा कि मैं आपको पीछे एक टॉपिक बता चुका था बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोटीन हमारी किससे मिलकर बनी है, तो मैं समझता हूं कि सभी का जो आंसर होगा वो सभी का आंसर होगा ठीक है सर, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, उसका आंसर है अमीनो एसिड्स। ये हम बेसिकली जानते ही हैं कि जो प्रोटीन है वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। जब बहुत सारे अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल कंबाइन करते हैं तो फॉर्मेशन होती है किसकी? प्रोटीन की। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, यानी कितने अमीनो अम्ल अमीनो एसिड्स आपके कंबाइन करेंगे तो प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। तो बच्चों ध्यान रखना है कि ये तो हमें पता ही है प्रोटीन मिलकर बनती है आपकी अमीनो एसिड से, लेकिन कितने टाइप्स के अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, तो बच्चों याद रखेंगे कि जब 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन करेंगे तो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर होता है। तो यहां पर हमें एक बात पता चली कि हमारी जो प्रोटीन है उसकी फॉर्मेशन हो रही है कितने टाइप्स के अमीनो एसिड से? 20 टाइप्स के अमीनो एसिड से। लेकिन इन 20 अमीनो एसिड्स को मैंने पढ़ने के लिए क्या कर रखा है, इनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर रखा है, और क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं इनके नाम क्या क्या होते हैं। तो बच्चों इनको मैंने क्या करा कि 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स को 10-10 में डिवाइड करने के बाद में इनके नाम रख लिए, और इनका नाम क्या होता है वो नाम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो पहला टाइप होता है हमारे अमीनो एसिड्स का, यानी कि अगर मैं 10 अमीनो एसिड्स को इधर 10 अमीनो एसिड्स को उधर डिवाइड कर लूं तो एक हमारे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स। कुछ हमारे क्या होते हैं बच्चों? असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और असेंशियल अमीनो एसिड्स के साथ साथ कुछ हमारे होते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। देखो भाई, असेंशियल को जैसे कि आप ध्यान करें तो आप जानते ही हैं कि असेंशियल को कहा जाता है आवश्यक। अगर असेंशियल की बात की जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। और वहीं पर अगर बात की जाए किसकी? नॉन असेंशियल की बात की जाए तो इसको कहते हैं अनावश्यक। ठीक है भाई, उसको कहते हैं आवश्यक और इसको कहते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। अब देखना यह है कि यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। आपने देखा कि अमीनो एसिड से मिलकर बनती है प्रोटीन, और कितने टाइप्स के अमीनो एसिड से मिलकर बनती है? तो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड से प्रोटीन मिलकर बनती है। लेकिन ये 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स को हम लोगों ने क्लासिफाइड कर लिया 10-10 में। 10 हमारे हो गए असेंशियल आवश्यक अमीनो अम्ल, और 10 हमारे हो गए नॉन एसेंशियल यानी कि अनावश्यक अमीनो अम्ल।
अब इन दोनों में सर डिफरेंस क्या होता है, एसेंशियल क्या होता है, नॉन एसेंशियल क्या होता है? तो देखो यहां पर नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत तो इसकी भी है, लेकिन यहां पर इसका मतलब क्या, वो मतलब समझिए। देखो कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्मेशन हमारी बॉडी यानी कि शरीर के अंदर होती है। अब जिन चीजों की फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर हो रही है, क्या बच्चों उनको बाहर से लेने की आवश्यकता है? नहीं, उनको बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जिन चीजों की फॉर्मेशन यानी कि जिन अम्लों की फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर होती है, ठीक है, उनको हम लोग कह देते हैं नॉन एसेंशियल। कहने का मतलब जिनको बाहर से लेने की कोई भी आवश्यकता ना हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल यानी कि अनावश्यक कहा जाता है, जिनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। और जब बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है तो सीधी सीधी बात क्या हो गई कि जिनकी फॉर्मेशन कहां होती है, हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, यहां मैं लिख देता हूं जिससे आप सभी को क्लियर हो जाए ये वाली बात, कि हमारा ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण आपकी बॉडी में यानी कि आपके शरीर में होता है, बच्चों ऐसे अमीनो अम्ल जिनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल यानी कि अनावश्यक अमीनो अम्ल कह देते हैं, क्योंकि इनको बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिन अमीनो एसिड्स को हम लोगों ने अपनी डाइट में बाहर से लेना पड़ता है बच्चों, वो हमारे कहलाते हैं एसेंशियल यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारे अमीनो एसिड 20 टाइप्स के हैं, उनमें से 10 आपके ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्मेशन आपके शरीर में अपने आप होती है, ठीक, वो हमारे कहलाते हैं नॉन एसेंशियल। और जिनकी फॉर्मेशन आपके शरीर में नहीं होती, इनको बाहर से लेना पड़ता है, वो हमारे कहलाते हैं आपके एसेंशियल यानी कि आवश्यक। अब देखना यह है कि जिनको बाहर से लेना है, तो बाहर से लेने के लिए मुझे क्या पता होने चाहिए, उसके सोर्सेस यानी कि उसके स्रोत क्या क्या होते हैं। तो इसको भी मैं क्या करता हूं, आगे आपको पढ़ाना है स्टार्ट करता हूं। बात करते हैं किस पर, एसेंशियल वालों पर। देखिए बच्चों, अगर एसेंशियल की बात की जाए तो मैं ये कहता हूं कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ना, इनके हमारे दो सोर्स होते हैं, यानी कि दो टाइप्स के सोर्सेज होते हैं इसके। जो पहला टाइप होता है बच्चों, वो हमारा कहलाता है प्राइमरी सोर्स। पहला हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी सोर्स। और बच्चों दूसरा जो है वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी सोर्स। हिंदी में आप कह सकते हैं प्राइमरी वाले को प्राथमिक, बच्चों इसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक स्रोत, और प्राथमिक के साथ साथ दूसरे वाले को, सेकेंडरी वाले को हम लोग कह देते हैं द्वितीयक स्रोत। तो आप देख सकते हैं, देखो भाई एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो हमारे दो टाइप के हैं, एक तो प्राइमरी है, दूसरा हमारा सेकेंडरी है। यानी कि जो सोर्सेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक, दूसरा हमारा द्वितीयक। अब देखना यह है कि प्राइमरी और सेकेंडरी को क्लासिफाइड कैसे करते हैं, किसको प्राइमरी कहेंगे, किसको सेकेंडरी कहेंगे। तो इसको पहचानने का तरीका मैं बहुत ही सिंपल सा आपको बता देता हूं। अगर आपको याद हो तो फैट वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो फैट होते हैं वो भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक आपके सैचुरेटेड और एक आपके अनसैचुरेटेड। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि सैचुरेटेड कौन से होंगे, संतृप्त। संतृप्त आपके वो होंगे जो हमें प्राप्त होते हैं कहां से, एनिमल से, जंतुओं से जो प्राप्त होते हैं वो आपके संतृप्त होंगे। और जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं बच्चों, वो कौन से होंगे, हमारे अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त होंगे। तो जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था कि प्लांट और एनिमल के बेस पर हम लोगों ने संतृप्त और असंतृप्त को क्लासिफाइड कर लिया था, ऐसे ही मैं आपको यहां पर बताता हूं कि जो प्राइमरी वाले होते हैं बच्चों, वो प्राइमरी वाले कौन से होते हैं और सेकेंडरी कौन से होते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जितने भी आपके एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट बच्चों, एनिमल प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं जंतु उत्पाद। यानी कि ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट जो आपको जंतु एनिमल के द्वारा मिलेंगे वो हमारे कहलाते हैं प्राइमरी सोर्स। और ऐसे प्रोडक्ट जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं, प्लांट से। यानी कि जितने भी आपके प्लांट प्रोडक्ट हैं, ठीक है बच्चों, जितने भी हमारे प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं पादप उत्पाद। तो बच्चों जितने भी पादप उत्पाद होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट होते हैं हमारे, वो आपके सारे कहलाते हैं सेकेंडरी सोर्स। तो ध्यान रखना है, जैसे हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था कि सैचुरेटेड कौन से होते हैं, एनिमल वाले, और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, आपके प्लांट वाले। वैसे यहां पर याद रखना सेकेंडरी सोर्स और प्राइमरी सोर्स क्या है, प्राइमरी सोर्स जो एनिमल से प्राप्त होंगे और सेकेंडरी सोर्स आपके जो प्लांट से प्राप्त होंगे। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बता दूं तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, तो इसका एग्जांपल और सुन लीजिए। अगर मैं बात करूं आपसे एनिमल वालों की,
तो आप कह सकते हैं कि सर जो एग है ना, हमें पता है कि एग में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, और एग जो है प्रोटीन पाई जाती है, तो एग हमारा कौन सा वाला सोर्स हो जाएगा, प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला? क्योंकि हमने देखा कि सर जो एग होता है वो प्राप्त होता है कहां से, एनिमल से। अब जब एनिमल से प्राप्त हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो एग होगा वो हमारा कौन सा सोर्स हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया। वहीं पर अगर हम लोग एग के बाद में अगर मीट की बात करें तो बच्चों मीट भी हमारा किस में आ जाएगा, आपका प्राइमरी में आ जाएगा, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट है। मीट के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं मिल्क की, तो मिल्क भी हमारा किस में आ जाएगा, आपका एनिमल में, क्योंकि वो भी आपका एनिमल से प्राप्त होता है, यानी कि प्राइमरी सोर्स में आ जाएगा। मिल्क के साथ साथ मिल्क से बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे अगर बात की जाए पनीर की, तो पनीर भी हमारा किस में आ जाएगा, आपका पनीर भी आ जाएगा हमारा किस में, आपका प्राइमरी वाले सोर्स में, क्योंकि वो भी आपको किससे प्राप्त हो रहा है, वो भी हमें प्राप्त हो रहा है आपका एनिमल से प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों सीधी सीधी बात मैं आपसे कह सकता हूं कि ETC, इट एक्स्ट्रा, इसके अलावा जितने भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको जंतुओं से प्राप्त होंगे, वो सारे के सारे रखे जाते हैं किसमें, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्रोतों में, और जो भी हमारे आपके प्लांट से प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे किसमें रखे जाते हैं, आपके सेकेंडरी में। इसके भी कुछ एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर लेता हूं। प्लांट के अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दिमाग में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो कौन है, आपका सोयाबीन, जिसको आप सभी लोग जानते हैं कि सोयाबीन में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। और सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए तो सोयाबीन कैसा प्रोडक्ट है, आपका एनिमल प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट है, तो हमारा प्लांट प्रोडक्ट है। और जब प्लांट प्रोडक्ट है तो कैसा सोर्स हो गया, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो हमारा कौन सा सोर्स हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया। सोयाबीन के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हमारी जो पल्सेस होती हैं, यानी कि जो दालें होती हैं, इन दालों में भी क्या पाई जाती है बच्चों, प्रोटीन पाई जाती है। दालों के साथ साथ अगर मैं ग्राम यानी कि चने की बात करूं तो चने में भी कौन पाई जाती है, आपकी प्रोटीन पाई जाती है। और इसके अलावा ETC ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं प्लांट के जिनमें कौन पाई जाती है, प्रोटीन। तो सीधे सीधे मैं कह सकता हूं जो एनिमल वाले हैं वो आपके प्राइमरी सोर्स हैं, और जो प्लांट वाले हैं वो कौन से सोर्स हैं, हमारे सेकेंडरी सोर्स हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सा आपका प्राथमिक स्रोत है, प्रोटीन का प्राथमिक स्रोत है। तो आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि उसमें आपका एग्जांपल्स में देखना है कि अगर एनिमल वाला दे रखा है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका प्राइमरी, और अगर प्लांट वाला दे रखा है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी। ठीक है, मैं समझता हूँ इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। बच्चों फिर से बता देता हूँ पूरी बात को, उसके बाद में इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके साथ में डिस्कस करूंगा प्रोटीन का, जहां से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, देखते हैं उस वाले सेक्शन को भी, और उसको मैं समझा देता हूँ पहले, फिर देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अमीनो एसिड्स या फिर प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, तो आपका आंसर अमीनो एसिड्स। कितने अमीनो एसिड्स, तो 20 टाइप्स अमीनो एसिड। उन 20 टाइप्स को अमीनो एसिड्स को मैंने क्लासिफाइड कर लिया दो पार्ट में, 10 हमारे कौन से होते हैं, असेंशियल, और 10 हमारे कौन से होते हैं, नॉन असेंशियल। अब यहां पर नॉन असेंशियल का मतलब क्या होता है, जिनका निर्माण हमारे शरीर के द्वारा होता है, जिनको बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमारे नॉन असेंशियल अनावश्यक। सीधे सीधे कह सकते हैं इनकी फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होती है। अब जिनकी फॉर्मेशन बॉडी के अंदर नहीं होती, बाहर से लेना पड़ता है, वो हमारे कौन से हो गए, आवश्यक, एसेंशियल। और जिन चीजों को बाहर से लेना पड़ेगा बच्चों, उनके हमें क्या पता होने चाहिए, सोर्सेज, स्रोत पता होने चाहिए। और सोर्सेज हमारे पास में क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो टाइप के सोर्सेज हैं। प्राइमरी आपके कौन से हैं, एनिमल वाले, और सेकेंडरी हमारे कौन से हैं, प्लांट वाले। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो मैं समझता हूं इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आगे। बच्चों अगर आगे की बात की जाए तो आगे की बात करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि क्वेश्चन सबसे इस तरीके से पूछा जाता है प्रोटीन से, कि बताओ भाई अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक, या फिर दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। मतलब प्रोटीन के नाम पूछे जाते हैं। ये तो पता है कि सबको कि दूध में प्रोटीन है, अंडे में प्रोटीन है, लेकिन ये नहीं पता कौन सी प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन बहुत टाइप्स की होती है, नाम पूछा जाता है। आपसे पूछेगा हमारे बाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हमारे नाखूनों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हमारी त्वचा पर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हमारे खून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, पौधों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रोटीन से पूछे जाते हैं, और इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट प्रोटीन सेक्शन। ठीक है, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बहुत बार, कई बार रिपीट आपका हो चुका है, इसको इसीलिए मैं रखता हूं इंपॉर्टेंट प्रोटीन के सेक्शन में। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के नाम क्या क्या होते हैं, और कौन कौन सी प्रोटीन आपकी किस चीजों में पाई जाती है।
तो यहां से आपका जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट प्रोटीन वाले सेक्शन से, वो सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपको कराना स्टार्ट करता हूं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस की। अब मैं प्रोटीन का लास्ट पोर्शन आपके साथ में डिस्कस करता हूं, और जिसको मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। ये सेक्शन हमारा कहलाता है इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। बच्चों ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कारण ये है कि आपसे बार बार पूछा जाता है कि कौन सी प्रोटीन किसमें पाई जाती है। तो इसको मैं कहता हूं महत्वपूर्ण प्रोटीन्स। ये सेक्शन हमारा कहलाता है महत्वपूर्ण प्रोटीन। ठीक है, समझिएगा ध्यान से इस सेक्शन को। अगर इंपॉर्टेंट प्रोटीन की बात की जाए, महत्वपूर्ण प्रोटीन की, तो वही वाली बात फिर से मैं बताता हूं आपको कि कौन सी प्रोटीन किसमें पाई जाती है पूछा जाता है, और उनसे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे पूछे जाते हैं आपसे। नंबर 1, हम लोग अगर सबसे पहली प्रोटीन की बात की जाए तो सबसे पहली प्रोटीन बच्चों हमारे पास में है ग्लूटेन। ठीक है, सबसे पहली प्रोटीन है हमारे पास में ग्लूटेन। बच्चों क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है। या तो आपसे पूछेगा कि प्रोटीन किस में पाई जाती है, ऑप्शन दे देगा आपको, या फिर यही क्वेश्चन को आपको घुमाकर ऐसे ही पूछ सकता है कि बताओ गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो हमें याद रखना है बच्चों कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। बच्चों गेहूं में पाई जाती है ग्लूटेन। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूं। बेसिकली अगर ग्लूटेन की बात की जाए तो ग्लूटेन आपकी पाई जाती है अनाजों में, लेकिन इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बन जाता है कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो ध्यान रखना है, गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, आपकी ग्लूटेन पाई जाती है। क्योंकि इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आपने देखा कि जो गेहूं है, इस गेहूं का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका फ्लोर यानी कि आटा बनाकर इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों जब भी आटे में हम लोग क्या करते हैं, पानी को मिक्स करते हैं, यानी कि जब भी इसमें वाटर का, पानी का उपयोग करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं इसके साथ में, आटे के साथ में, तो आपने देखा होगा कि जो आटा होता है वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, चिपकने लगता है। आपने देखा कि जब इन दोनों को मिला दो तो मिलाने पर कैसा हो जाता है, हमारा आटा स्टिकी हो जाता है, चिपकने लगता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, देखो दो तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो आपसे ये पूछेगा कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हमारा आंसर होगा सर ग्लूटेन पाई जाती है। लेकिन इसी क्वेश्चन को घुमाकर ऐसे ही पूछ सकता है, बताओ जो आटा हमारा चिपकता है, तो आटा चिपकता किसके कारण है, किसकी प्रेजेंस के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण आटा चिपकता है। तो ध्यान रखेंगे आटा चिपकता है एक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण, और प्रोटीन हमारी कौन सी होती है, ग्लूटेन होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे। आगे अगर देखा जाए तो इसके बाद में नेक्स्ट प्रोटीन मैं आपको बताता हूं। ग्लूटेन के बाद में एक नेक्स्ट प्रोटीन है हमारे पास में, जिसको मैं आपसे कहता हूं कैसीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन हमारे पास में है कैसीन। और कैसीन के बारे में आपसे पूछा जाता है कि कैसीन किसमें पाई जाती है। तो बच्चों याद रखेंगे जो कैसीन है वो कैसीन हमारी पाई जाती है मिल्क में। जो दूध होता है उस दूध में कैसीन आपकी उपस्थित होती है, कैसीन पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूटेन पाई जाती है किसमें, गेहूं में। और जो आटा चिपकता है उस चिपकने के लिए भी जिम्मेदार कौन है, वो आपकी ग्लूटेन है। और नेक्स्ट प्रोटीन अगर बात की जाए तो हमारी कैसीन है। कैसीन पाई जाती है बच्चों दूध में, मिल्क में पाई जाती है। या फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि मिल्क में, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कैसीन पाई जाती है। तो मैं आपसे कहता हूं कैसीन पाई जाती है आपकी दूध में। और अगर इसकी पहचान की बात की जाए तो पहचान क्या होती है, जैसे कि पहले वाले की पहचान मैंने ये बताई थी कि अगर कोई भी चीज स्टिकी है, चिपक रही है, तो वो चिपकने वाली चीज में कौन सी प्रोटीन आपकी होगी, ग्लूटेन होगी। कोई भी आपका अनाज है, अगर वो चिपक रहा है तो चिपकने का उसका जो कारण है वो कौन सी प्रोटीन आपकी, ग्लूटेन है। ऐसी अगर मैं कैसीन की पहचान के बारे में बात करूं कि कैसीन की सर पहचान कैसे होती है, कैसे पहचानें कैसीन है उसमें, तो ये तो आपको पता है कैसीन पाई जाती है मिल्क में। लेकिन इसकी पहचान क्या होती है, पहचान सुनो बच्चों। आपने देखा जो मिल्क होता है इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, बेसिकली मिल्क का कलर हमारा व्हाइट होता है। बेसिकली अगर बात की जाए तो जो दूध का रंग होता है वो दूध का रंग कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है, सफेद रंग होता है। और ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों
कि दूध का जो कलर सफ़ेद होता है, जो वाइट होता है, ठीक है, दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो सफ़ेद रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। अगर दूध में कैसीन ना होती तो उसका कलर भी वाइट ना होता। तो ध्यान रखना है कि दूध में कौन सी प्रोटीन है? कैसीन है, और इस कैसीन की उपस्थिति के कारण ही दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। यानी कि जो व्हाइट कलर होता है मिल्क का वो किसके कारण होता है? आपका कैसीन के कारण। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में शायद ये भी क्वेश्चन चल रहा हो कि सर आप कह रहे हो दूध का रंग कैसा होता है? व्हाइट होता है, सफ़ेद होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसके? काउज मिल्क की। मैं सर बात करता हूं किसकी? काउज मिल्क की। ठीक है, गाय के दूध की बात करते हैं। ठीक है सर, गाय दूध की बात की जाए, काउज मिल्क की, तो हमने देखा है सर जो काउज मिल्क होता है उस काउज मिल्क का तो कलर वाइट नहीं होता है, उसका तो जो कलर होता है वो हल्का कैसा होता है सर? येलोइश होता है, यानी कि हल्का सा पीलापन मारता है, पीला कलर होता है। तो सर जो पीला कलर होता है वो पीला कलर किसके कारण होता है? सर आपने कहा जो कैसीन होगी, कैसीन के कारण तो कलर कैसा होगा? वाइट होगा। तो जाहिर सी बात है कैसीन तो नहीं होगी। तो सर जो काउस का मिल्क है क्या उसमें कैसीन नहीं होती, कोई और प्रोटीन होती है क्या? हाँ, तो इसका आंसर होता है कि सर इसमें प्रोटीन आपकी कैसीन ना होकर एक दूसरी प्रोटीन आपकी होती है जो इसको रंग कैसा प्रदान करती है? येलो कलर प्रदान करती है। और वो आंसर हमारा क्या है? वो आपका आंसर हो जाएगा कैरोटीन। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, जो कैरोटीन होती है हमारी, वो कैरोटीन भी आपकी एक प्रकार की प्रोटीन है, और ये जो कैरोटीन है बच्चों ये हमारी पाई जाती है कैरोटीन किसमें? आपके गाय के दूध में। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो गाय के दूध का जो रंग है वो पीला कैरोटीन के कारण होता है, और गाय के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आपकी कैरोटीन। कैरोटीन गाय के दूध के साथ साथ और भी जगह पाई जाती है और जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ध्यान रखेंगे जो कैरेट होती है आपकी, गाजर, बच्चों गाजर में भी कौन पाई जाती है? कैरोटीन पाई जाती है। जो गाजर होती है उस गाजर में भी कैरोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन आया है ये कि कैरेट में कौन सी प्रोटीन होती है? तो ध्यान रखिएगा कैरेट में भी कौन सी प्रोटीन होती है? आपकी कैरोटीन होती है। कैरेट के साथ साथ अगर बात की जाए कैरोटीन की, तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा शायद, जो हमारे पेड़ों के पत्ते होते हैं वो एक समय के बाद में पीले पड़ जाते हैं। तो आपने देखा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो कैरोटीन है उसका काम क्या है? येलो रंग प्रदान करना। जैसे व्हाइट कलर प्रदान करने का काम होता है कैसीन का, ऐसी जो येलो कलर होता है वो येलो कलर देने का जो काम होता है वो किसका होता है? हमारे कैरोटीन का। तो जो पेड़ों के पत्ते जो हमारे पीले पड़ जाते हैं, पौधों के पत्ते, वो पौधों के पत्ते पीले किसके कारण पड़ जाते हैं? वो भी कैरोटीन के कारण ही पीले पड़ जाते हैं। तो ध्यान रखना, पौधों के पत्ते, जो हमारे पौधों के पत्ते हैं वो कैसे हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। और पौधों के पत्ते पीले होने का जो कारण होता है बच्चों, वो भी हमारा कौन होता है? आपका कैरोटीन। तो ये बहुत ही एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन बहुत ही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक बार इन सभी क्वेश्चन को रिपीट करके फिर आगे की प्रोटीन्स के आपको साथ में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हमारी जो सबसे पहले प्रोटीन मैंने आपकी लिखी कौन सी? ग्लूटेन। आप देख सकते हो, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो बच्चों गेहूं में पाई जाती है ग्लूटेन। फिर अगर पूछा जाए कि ग्लूटेन की पहचान क्या है, तो सर जो हमारा आटा होता है जो स्टिकी होता है, चिपकता जो है, वो चिपकता किसके कारण है? ग्लूटेन की प्रेजेंस के कारण ही चिपकता है। फिर पूछा जाता है दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में हमारी पाई जाती है कौन सी? कैसीन। और कैसीन की उपस्थिति के कारण ही दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। अब आपने देखा कि सर दूध का रंग सफेद होता है, लेकिन हमने देखा कि काउस का जो मिल्क होता है, जो गाय के दूध का रंग जो होता है वो तो सर कैसा होता है? येलो होता है, पीला होता है। तो इसका मतलब उसमें कैसीन नहीं होगी, कोई और प्रोटीन होगी। ध्यान रखेंगे गाय के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आपकी कैरोटीन पाई जाती है। और कैरोटीन गाय के दूध के साथ साथ, यानी कि गाय के दूध का जो रंग पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और कैरोटीन दूध को रंग पीला करने के साथ साथ वो आपके गाजर में, कैरेट में भी पाई जाती है। और कैरेट के साथ साथ हम कह सकते हैं जो पौधों के पत्ते हमारे पीले पड़ जाते हैं, उनके पीले पड़ने का भी कारण कौन होता है? आपका कैरोटीन होता है। तो ये कैरोटीन आपकी कहाँ पाई जाती है? आपके सबसे पहले गाय के दूध में, गाय के दूध के साथ साथ किसमें? गाजर में, गाजर के साथ साथ पौधों के पत्ते जो पीले पड़ते हैं वो भी किसके कारण बच्चों? वो भी हमारे कैरोटीन के कारण। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे चलते हैं। अब इन तीन प्रोटीन के बाद में
आगे की प्रोटीन्स को डिस्कस करते हैं। चलिए आगे को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन आपने देखी ग्लूटेन थी, दूसरी प्रोटीन कैसीन थी, तीसरी प्रोटीन कैरोटीन। कैरोटीन के बाद में एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन मैं आपको बताता हूं आगे। बच्चों एक प्रोटीन है हमारे पास में जिसका नाम है एल्बुमिन। ये एक एक प्रोटीन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर एल्बुमिन की बात की जाए तो ध्यान रखना है, जो एल्बुमिन होती है बच्चों पाई जाती है आपके अंडे में। जो हम लोग अंडा खाते हैं यानी कि एग, उस अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अंडे में पाई जाती है आपकी एल्बुमिन। अब देखना है ये है कि सर जो एग में एल्बुमिन पार्ट होता है यानी कि जो प्रोटीन पार्ट होता है वो कौन सा होता है। आपने देखा है अगर मैं अंडे को कंसिडर करूं तो अंडे को अगर आप देखेंगे तो अंडे के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो ऊपर का एक शेल होता है, कवच होता है। तो अंडे से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको बनेगा ही बनेगा कि अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है। तो अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है? आपकी एल्बुमिन होती है। तो क्लियर हो ही रहा है। लेकिन अंडे से अंदर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अंडे से रिलेटेड वो क्वेश्चन क्या होते हैं? सबसे पहले आपसे पूछेगा कि अंडे का जो ऊपरी कवच होता है, आपने देखा, देखो एक तो अंडे के ऊपर एक कवच होता है जो हम लोग क्या करते हैं, छील कर हटा देते हैं, और उसके बाद में फिर अंडे के अंदर भी आपकी लेयर होती है। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूं ये जो आपका पार्ट होता है, ये कैसा वाला पार्ट होता है? ये व्हाइट वाला पार्ट होता है अंडे का अंदर का पार्ट। व्हाइट वाले के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा यहाँ पर होता है वो कौन सा वाला पार्ट होता है? आपका येलो वाला पार्ट होता है। आपने देखा यहाँ पर जो आप देखेंगे कौन सा पार्ट होता है? आपका येलो वाला पार्ट होता है अंडे में। तो सबसे पहले अगर आपने देखा कि हमारा जो ऊपर की कवच होता है, ये जो कवच आप देखते हो सबसे ऊपर वाला जिसको हम छील कर हटा देते हैं, ये पूछा जाता है कि अंडे का कवच किसका बना होता है? बच्चों ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का कवच। ठीक है, इसको तो छील कर आपने हटा दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है हमारे अंडे का कवच। लेकिन उसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है कि जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये व्हाइट वाले पार्ट में प्रोटीन होती है या फिर जो येलो वाला पार्ट, ये जो येलो वाला पार्ट होता है इसमें प्रोटीन होती है? तो ध्यान रखिएगा जो हमारा व्हाइट वाला पार्ट होता है, इस व्हाइट वाले पार्ट में होती है प्रोटीन, और जबकि येलो वाला जो पार्ट होता है बच्चों, इस येलो वाले पार्ट में कौन पाया जाता है? आपका फैट पाया जाता है। फैट के साथ साथ इसमें पाए जाते हैं आपके मिनरल्स। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि बताइए जो येलो वाला पार्ट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो येलो वाले पार्ट में बच्चों क्या होता है? येलो वाले पार्ट में बच्चों, येलो वाले पार्ट में हमारा प्रेजेंट होता है कौन? फैट होता है प्लस मिनरल्स होते हैं। और अगर हम लोग व्हाइट पार्ट की बात करें तो व्हाइट पार्ट में आपकी कौन प्रेजेंट होती है? प्रोटीन। और वही प्रोटीन आपकी प्रेजेंट होती है जो मैंने वहां पर लिखी है, एल्बुमिन। तो अंडे में कौन सी प्रोटीन? एल्बुमिन। कौन से वाले पार्ट में? व्हाइट वाले पार्ट में। और जो आपका येलो वाला पार्ट होता है उसमें कौन प्रेजेंट होता है? फैट। और फैट के साथ साथ होता है मिनरल्स। अगर आप लोगों ने गौर किया हो बच्चों, तो जो भी बॉडी बिल्डिंग करने वाले, जिम करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनको सबसे ज्यादा बॉडी को बिल्ड करने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? प्रोटीन की, जो कि मैंने आपको फंक्शन स्टार्टिंग में बताया था। प्रोटीन का एक कार्य होता है कि हमारी बॉडी को बिल्ड करती है। तो आपने देखा कि बॉडी को बिल्ड कर रही है प्रोटीन, और प्रोटीन हमारी पाई जाती है किसमें? अंडे में। तो आपने देखा होगा कि जितने भी आपके बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग होते हैं वो अंडे बहुत खाते हैं। लेकिन वो अंडे तो खाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, जो येलो वाला पार्ट होता है ना, इसको वो निकाल देते हैं। तो बच्चों उसको निकालने का कारण क्या है? उसको निकालने का कारण ये होता है कि अंडे के जो पीला वाला पार्ट होता है, येलो वाला पार्ट, उसमें कौन होता है? फैट। और आपको पता है कि फैट हमारी बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट होने की जगह क्या होता है? आपका डिपॉजिट होता है। तो जो बंदे मसल्स बना रहे हैं, एप्स बना रहे हैं, अगर वो साथ में ये वाला पार्ट भी लेंगे तो कौन जाएगा? फैट। और फैट वहां पर क्या होगा? डिपॉजिट। और जब फैट आपका डिपॉजिट होने लगेगा तो वो वाली शेप आपकी नहीं आ पाएगी जिस शेप को वो लोग मेंटेन करना चाहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसीलिए वो येलो वाला पार्ट का करते हटा देते हैं, क्योंकि इस येलो वाले पार्ट में कौन होता है? आपका फैट होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंडे का ऊपरी कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, व्हाइट वाले पार्ट में प्रोटीन है जो कि एल्बुमिन है, येलो वाले पार्ट में कौन होता है? आपका फैट। फैट के साथ साथ कौन होते हैं? मिनरल्स। प्लस एल्बुमिन का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है आपकी कौन सी प्रोटीन? एल्बुमिन। चलिए आगे चलते हैं। एल्बुमिन के बाद में एक हमारे पास में एक प्रोटीन और भी है जिसको मैं कहता हूं केराटिन। देखो बच्चों ध्यान रखना, इससे पहले मैंने आपको एक प्रोटीन पढ़ाई थी, कैरोटीन।
कैरोटीन और केराटिन में डिफरेंस है, स्पेलिंग डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंस है। कैरोटीन जो है वो तो पाई जाती है दूध में, लेकिन अगर केराटिन की बात की जाए तो देखो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आपके कि केराटिन कहां पाई जाती है। बच्चों जो हमारे हेयर्स होते हैं ना, हमारे हेयर्स जो हमारे बाल होते हैं, हमारे बालों में भी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन। बालों के साथ साथ अगर मैं अपने नाखूनों की बात करूं, नेल्स की बात करूं, तो बच्चों नेल्स में भी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हमारी केराटिन। नेल्स के साथ साथ अगर बात करें हम लोग एनिमल्स की, तो आपने देखा जो एनिमल्स के हॉर्न्स होते हैं, जो सींग होते हैं, उन सींगों में भी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन। बेसिकली जो हमारे नहीं मतलब एनिमल्स के जो हमारे हॉर्न्स होते हैं, हॉर्न्स यानी कि सींग जो होते हैं, वो हमारे किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और सींगों के साथ साथ उनके हूप्स की बात की जाए, बच्चों हूप्स को हिंदी में कहते हैं खुर। आपने देखा एनिमल्स के जो पैर होते हैं, उन पैरों को खुर कहा जाता है, यानी कि हूप्स कहा जाता है। और हॉर्न्स को हम लोग कहते हैं सींग। और इन सभी चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा, चाहे हम अपने बालों की बात करें, ठीक है, चाहे हम अपने बालों की बात करें, चाहे हम अपने नाखूनों की बात करें, चाहे एनिमल्स के हॉर्न्स यानी कि सींग की बात की जाए, चाहे हूप्स यानी कि खुर की बात की जाए, बच्चों यही सारी की सारी चीजें हमारी किसकी बनी होती हैं? आपकी केराटिन। और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है केराटिन से अगर पूछेगा। ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं कि हमारा नाखून किसका बना है, कौन सी प्रोटीन का, तो वो केराटिन प्रोटीन का है, ठीक है। हमारे बाल किसके बने होते हैं? तो केराटिन प्रोटीन के। एनिमल्स के सींग और खुर किसके बने होते हैं? तो केराटिन प्रोटीन के। अगर केराटिन के बारे में पूछेगा तो बच्चों यहां से बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। अब केराटिन के बाद में और एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। देखिएगा बच्चों, केराटिन के बाद में एक प्रोटीन होती है हमारी, जिसको मैं कह सकता हूं आपका अल्फा केराटिन। देखो केराटिन से ही रिलेटेड है, इसका नाम होता है अल्फा केराटिन। और पूछा जाता है कि अल्फा केराटिन कहां पाई जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि अल्फा केराटिन पाई जाती है बच्चों हमारी स्किन पर, हमारी त्वचा पर पाई जाती है। अब आप कहेंगे सर त्वचा के बारे में जब आपने कहा कि त्वचा पर पाई जाती है अल्फा केराटिन, लेकिन आज से पहले तो हमने ये सुना था कि हमारी प्रोटीन पाई जाती है स्किन पर, और उस प्रोटीन का नाम होता है मेलानिन। तो मेलानिन क्या होती है और अल्फा केराटिन क्या होती है? तो बच्चों हम लोग मेलानिन पर भी बात करेंगे, लेकिन मेलानिन के अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसको अल्फा केराटिन कहते हैं, इसके बारे में पहले सुनिए। जो अल्फा केराटिन होती है, इसका वर्क क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। स्किन पर पाई जाती है। आपने देखा कि जब पसीना आता है तो पसीने के साथ में हमारा जो पानी है, यानी कि बॉडी के अंदर जो पानी है वो आपका बाहर आ जाता है पसीने की फॉर्म में। अब जब पसीने की फॉर्म में आपका वाटर बाहर आ रहा है तो इसका मतलब हमारी स्किन पर छोटे छोटे छेद हैं जो कि आपको दिखते नहीं है, क्योंकि अगर छेद नहीं होते तब आपका पानी बाहर नहीं आ सकता था। अगर नहीं होते तो कैसे आ जाता? नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्किन पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उन पोर्स के जरिए पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों का कभी ऐसा होता है कि नहाते टाइम उन्हीं छेदों के जरिए पानी आपका अंदर चला जाए, बॉडी फूल कर इतनी बड़ी? कैसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों नहीं होता है सर कि पानी बाहर तो आ रहा है अंदर नहीं जा रहा है? तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी स्किन पर कौन सी प्रोटीन होती है? अल्फा केराटिन। और अल्फा केराटिन का जो नेचर होता है वो सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल का मतलब होता है कि वो एंट्री और एग्जिट सिंगल डायरेक्शन में अलाउ करेगी, यानी कि पानी अंदर से तो बाहर की तरफ आ सकता है लेकिन बाहर से अंदर की तरफ नहीं जाता है। और ये जो फिनोमेना अल्फा केराटिन दिखाती है, मतलब पानी को बाहर से अंदर की तरफ नहीं जाने देती है, अंदर से बाहर की तरफ तो आ सकता है। ये फिनोमेना जो अल्फा केराटिन दिखाती है, जो घटना अल्फा केराटिन दिखाती है, इस घटना को कहते हैं इम्परमिएबिलिटी। इम्परमिएबिलिटी, और इम्परमिएबिलिटी को हिंदी में कहा जाता है अछिद्रता। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अछिद्रता।
तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो इम्परमेबिलिटी के गुण को दर्शाती है, अछिद्रता के गुण को दर्शाने वाली कौन सी प्रोटीन है, वो प्रोटीन है हमारी अल्फा कैराटीन। तो बेसिकली तो यही पूछेगा कि अल्फा कैराटीन कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाती है आपकी स्किन पर। और काम क्या होता है, तो काम होता है सर ये एक घटना को दर्शाती है, और वो घटना हमारी कौन सी होती है, इम्परमेबिलिटी। इम्परमेबिलिटी का मतलब जो पानी है या फिर पानी के साथ साथ कुछ घुलनशील पदार्थ हैं वो आपके बाहर से अंदर की तरफ नहीं जाएंगे लेकिन अंदर से बाहर की तरफ आ सकते हैं, और इसी घटना को हम इम्परमेबिलिटी कहते हैं। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन थी अल्फा कैराटीन, जो मैंने आपको बता दी। और अल्फा कैराटीन के साथ साथ जो आपके दिमाग में चल रही है स्किन से रिलेटेड, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोटीन मैं आपको बता रहा हूं वो वही प्रोटीन है जो आपके दिमाग में चल रही होगी इस समय स्किन से रिलेटेड। बच्चों प्रोटीन है हमारी मेलानिन, और बाखूबी आप जानते हैं कि जो मेलानिन प्रोटीन होती है वो पाई जाती है कहां पर, स्किन पर। लेकिन इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको ये तो पता है कि जो मेलानिन होती है वो स्किन पर पाई जाती है, लेकिन इस मेलानिन का स्किन पे प्रेजेंट होने का वर्क क्या होता है, मतलब ये प्रेजेंट होती है स्किन में लेकिन इसका वर्क क्या होता है। तो आपने देखा कि जो हमारी त्वचा होती है इसके बेसिकली दो कलर होते हैं, या तो कलर हमारी स्किन का कैसा होता है, ब्राइट होता है, और या तो हमारी स्किन का कलर कैसा होता है बेटा, डार्क होता है। अब स्किन का जो कलर ब्राइट है डार्क है, ये किसके बेस पर डिसाइड होता है, तो वो इस प्रोटीन के बेस पर डिसाइड होता है। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अगर गोरा है तो वो जीवन भर गोरा रहेगा, कहीं पर भी काम करे, कोयले की खान में काम करे, कहीं पर भी काम करे तो वो गोरा ही रहेगा? ऐसा तो नहीं होता है। आपने देखा कि टेम्परेचर भी जब चेंज होता है, सर्दियों से गर्मियां, गर्मियों से सर्दियां जब आती हैं, तो हमारे जो बॉडी का जो स्किन का हमारा डार्कनेस और ब्राइटनेस है उसमें थोड़ा सा आपका डिफरेंस आते रहते हैं। जैसे बेसिकली गर्मी में किसी का रंग कैसा हो जाता है, थोड़ा सा काला हो जाता है, वहीं पर सर्दियों में कैसा हो जाता है, गोरा हो जाता है, जो कि आपका डिपेंड करता है, मैं कह सकता हूं कहां पर, सनलाइट पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई व्यक्ति सनलाइट में ज्यादा रहता है, सूरज की रोशनी में ज्यादा रहता है, तो उसका कलर कैसा होता है, डार्क होता है, और यदि वो बंद कमरे में रहता है तो उसका कलर कैसा होता है, आपका ब्राइट होता है। जैसे बच्चों अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप देख सकते हो कि मेरा रंग थोड़ा सा फेयर हो गया है, ठीक है, तो इसका कुछ फायदा भी हुआ मुझे। लेकिन अगर हमारे वही दिन चल रहे होते पुराने वाले, तो इस समय मेरा जो कलर होता है बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि एक मेजर फैक्टर होता है हमारा कौन, सनलाइट, सूरज की रोशनी। अब होता क्या है कि सूरज की रोशनी में, मेलानिन में और हमारी बॉडी के कलर में, इन सब में क्या होता है, एक आपका रिलेशन है, संबंध है। संबंध क्या है वो सुनना। मैंने कहा जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी कि सनलाइट पड़ती है हमारी स्किन पर, तो मेलानिन की मात्रा बच्चों क्या होती है, वो बढ़ जाती है। हमेशा मेलानिन की मात्रा बराबर नहीं रहेगी। होता क्या है, हमारी सेल होती है कोशिका, उस कोशिका में मेलानिन भरा है, ये प्रोटीन भरी है मेलानिन, लेकिन ये स्रावित निकलती तब है जब इस पर पड़ती है सनलाइट। अगर सनलाइट ज्यादा पड़ेगी तो ये मेलानिन ज्यादा निकलेगा, और जब मेलानिन ज्यादा निकलता है तो हमारी बॉडी का कलर हो जाता है बच्चों डार्क। और जब अगर टेम्परेचर कम है, सनलाइट कम पड़ रही है, हम ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो मेलानिन की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी, यानी कि ज्यादा निकलेगा या कम। तो जाहिर सी बात है सर, जब टेम्परेचर ही नहीं मिलेगा तो हमारी मेलानिन कैसी निकलेगी, कम निकलेगी, और जब कम निकलेगी तो हमारी बॉडी का कलर कैसा हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। तो मेलानिन पे इस तरीके से डिपेंड करता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए हमारे बॉडी के कलर को, यानी कि स्किन के कलर को कौन डिसाइड करती है, कौन सी प्रोटीन डिसाइड करती है, तो बॉडी के कलर को डिसाइड करने का जो काम होता है वो किसका होता है, मेलानिन का होता है। और उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि एक चीज से और बचाती है बच्चों, एक होता है जिसको हम कहते हैं स्किन कैंसर। और स्किन कैंसर का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, आप देखते हो कि सनलाइट से बहुत सारी क्या निकलती हैं, किरणें, बहुत सारी रेज निकलती हैं, और उन रेज में एक आपकी इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक रे शामिल होती है जिसको मैं कहता हूं यूवी रे, अल्ट्रावायलेट किरणें, परावैंगनी किरणें। और अल्ट्रावायलेट रेज आपकी इतना ज्यादा हानिकारक होती है हमारे लिए कि यदि आपकी स्किन पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी बच्चों आकर, ठीक है, यदि हमारी स्किन पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी तो वो स्किन कैंसर का कारण बन सकती है। लेकिन जिसकी बॉडी पर मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है तो वो क्या करती है कि अल्ट्रावायलेट रेज आई और मेलानिन ने इसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, या फिर एब्जॉर्ब कर लिया, वापस भेज दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो मेलानिन ने क्या किया कि अगर ये हमारी एब्जॉर्ब हो जाती तो स्किन कैंसर का कारण बन सकती थी, लेकिन मेलानिन ने क्या कर दिया, इसको
वापस भेज दिया। तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बॉडी के कलर को कौन डिसाइड करेगा, तो कलर को डिसाइड करने का भी काम किसका है, मेलेनिन का, प्लस स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करने का भी काम किसका होता है, मेलेनिन का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, एल्बुमिन पर बात की मैंने, अंडे में पाई जाती है। केराटिन पर बात की जाए तो हेयर्स में, नेल्स में, हॉर्न्स में, हूव्स में, इनमें पाई जाती है। अल्फा कैरोटीन स्किन में पाई जाती है, जो कि इम्परमेबिलिटी, अछिद्रता के गुण को दर्शाती है। लास्ट में मेलानिन स्किन के कलर को डिसाइड करती है और स्किन कैंसर से आपको प्रोटेक्ट करती है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इससे रिलेटेड। अब आगे चलते, देखिए अभी तक मैंने आपसे प्रोटीन के बारे में डिस्कस नहीं किया कि प्रोटीन कितने टाइप की है। ये तो डिस्कस किया कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं, ये तो मैंने आपसे डिस्कस किया। लेकिन ये डिस्कस नहीं किया कि प्रोटीन कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो वो भी डिस्कस करता हूं, प्रोटीन कितने टाइप की होती है, क्योंकि आगे की जो प्रोटीन्स है ना, इसके बाद वाली, मेलानिन के बाद वाली जो प्रोटीन है, वो तब तक आपको क्लियर नहीं होंगी जब तक मैं उस चीज को डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ में कि प्रोटीन कितने टाइप की होती है। तो प्रोटीन कितने टाइप की होती है, चलिए उस चीज को डिस्कस करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं प्रोटीन के इस टॉपिक पर बात करूं कि प्रोटीन कितने टाइप्स की है, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताता हूं कि प्रोटीन को हम लोगों ने किस तरीके से क्लासिफाइड किया है, किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं प्रोटीन कितने टाइप की है। तो बच्चों देखो जरा, मैं आपसे कहता हूं कि प्रोटीन जो है हमारे पास में, वो दो प्रकार की होती है। देखो बहुत ही आसान तरीके से समझना। एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन यानी कि सरल प्रोटीन, और सिंपल के साथ साथ एक इसका टाइप होता है जिसको मैं कहता हूं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बच्चों कहलाती है संयुक्त प्रोटीन, ठीक है। एक तो हमारे पास में सिंपल प्रोटीन हो गई, और सिंपल के साथ साथ एक हो गई संयुक्त। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड, दोनों ही टाइप हैं किसके, प्रोटीन के। तो ये बात तो क्लियर हो रही है कि सर ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है। ये बात तो क्लियर है कि चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉन्जुगेटेड है तो प्रोटीन ही, कोई प्रोटीन का टाइप है। तो ऐसे मान लेता हूं कि कोई प्रोटीन है और ये भी कोई प्रोटीन है। जब ये दोनों ही प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है इसमें, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो आपकी कॉन्जुगेटेड हो, इसमें प्रोटीन तो होगी, ठीक है, प्रोटीन तो इसमें होगी। तो मैं लिख लेता हूं कि इसमें भी प्रोटीन है उसमें भी प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है इससे मतलब नहीं है, कोई भी प्रोटीन हो सकती है। लेकिन सर जब दोनों में ही प्रोटीन, अभी तक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जब दोनों ही प्रोटीन है तो ये डिफरेंस क्या होगा, सरल और कॉन्जुगेटेड, संयुक्त तो सरल का मतलब क्या हुआ। तो देखो छोटा सा डिफरेंस होता है। मैंने कहा ये पूरी की पूरी जो प्रोटीन है इसमें प्रोटीन ही प्रोटीन है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर कॉन्जुगेटेड की बात की जाए बच्चों, तो देखो इसमें प्रोटीन तो होती है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ इसमें क्या होता है कि एक छोटे से पार्ट में, प्रोटीन के साथ साथ एक छोटा सा जो पार्ट होता है ना बच्चों, इसमें वो छोटे से पार्ट में कोई और चीज भी जुड़ी होती है साथ में। और चीज का मतलब, इसका जो छोटा सा पार्ट होता है, उस छोटे से पार्ट में बच्चों कोई भी मेटल पार्ट जुड़ा होता है, यानी कि धातु भाग। मैं ऐसे कह सकता हूं कि आपने देखा कि प्रोटीन तो इसमें है ही, लेकिन बच्चों प्रोटीन के साथ साथ इसमें कोई ना कोई मेटल का पार्ट जुड़ा होता है, धातु का भाग। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं हीमोग्लोबिन, ठीक है, बाखूबी आप जानते हैं किसमें पाई जाती है, ब्लड में। और ब्लड का जो रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही कैसा होता है बच्चों, लाल। लेकिन अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, ये क्वेश्चन शायद सभी को पता हो आंसर इसका, कि हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए कौन जरूरी, तो आप सीधे सीधे कहेंगे सर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है आयरन, यानी कि लोहा जरूरी होता है, लोहा आवश्यक होता है। अब मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा कि जो हीमोग्लोबिन है बच्चों, वो हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन। ये तो मैंने आपसे कह दिया कि प्रोटीन है। फिर मैंने आपसे कहा हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन जरूरी होता है, तो ये आंसर आपने बता दिया कि सर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए आयरन जरूरी होता है। तो देखो ये चीज आपको अपने आप ही क्लियर हो गई। आपको ये तो पता ही है प्रोटीन है, जरूरी कौन है इसकी फॉर्मेशन के लिए, आयरन। और आयरन क्या होता है, एक मेटल होता है। तो आपने देखा प्रोटीन तो है ही,
लेकिन प्रोटीन के साथ साथ इसमें कौन है आपका, मेटल का भी पार्ट है, और ये मेटल का पार्ट जब तक उसके साथ में नहीं जुड़ेगा तब तक प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये हुआ, ऐसी प्रोटीन जिसमें प्रोटीन तो होती है लेकिन प्रोटीन के साथ साथ कोई ना कोई मेटल का पार्ट जुड़ा होता है। अब जरूरी नहीं है कि आयरन हो, उसमें कोई भी मेटल हो सकता है। अगर प्रोटीन के साथ साथ मेटल का पार्ट है तो वो प्रोटीन हमारी कौन सी कहलाएगी, कॉन्जुगेटेड संयुक्त कहलाएगी। और अगर उसमें कोई मेटल वेटल नहीं है, सिंपल सी बात, प्रोटीन अगर है तो वो हमारी कौन सी प्रोटीन कहलाएगी, आपकी सरल। तो उसका तो नाम ही है सरल, तो उसमें कोई चीज होगी नहीं। तो सरल प्रोटीन वह प्रोटीन होती है जिसमें कोई भी चीज एक्स्ट्रा ना हो और जिसमें प्रोटीन के साथ साथ मेटल का, धातु का भाग जुड़ा होता है, वो हमारी कौन सी प्रोटीन कहलाती है, कॉन्जुगेटेड। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन सी संयुक्त प्रोटीन है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक जितनी भी प्रोटीन आपको पढ़ाई थी वो सारे के सारे कौन सी प्रोटीन थी, सरल थी। और अब जो मैं प्रोटीन आपको पढ़ाऊंगा वो कौन सी प्रोटीन होंगी, आपकी कॉन्जुगेटेड। तो पिछली प्रोटीन जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई, चाहे वो आपकी अल्फा कैरेटीन हो, चाहे कैरेटीन हो, चाहे ग्लूटिन हो, वो सारी हमारी किसके टाइप्स थे, सरल के। और अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में कॉन्जुगेटेड। बच्चों कॉन्जुगेटेड क्लियर हुआ सभी को? चलिए तो बात करते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स पर। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में सबसे पहला एग्जांपल है हमारा कौन, हीमोग्लोबिन। बात करते हैं हीमोग्लोबिन पर, देखते हैं। चलिए हीमोग्लोबिन पर बात करते हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि इससे पहले जितनी प्रोटीन्स में आपको पढ़ाई थी मैंने, वो सारी सिंपल प्रोटीन थी और ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, हमारी संयुक्त प्रोटीन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीमोग्लोबिन हमारी एक प्रकार की कैसी प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड, यानी कि संयुक्त प्रोटीन है। और संयुक्त प्रोटीन होने के साथ साथ इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है। तो ये आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन पाई जाती है हमारे किस में, ब्लड में, ठीक है। और ब्लड का जो हमारा कलर होता है वो कैसा होता है, आपका रेड होता है। और रेड कलर एक्चुअल में किसके कारण होता है, आपका हीमोग्लोबिन के कारण ही रेड होता है। लेकिन एक बात हमारे दिमाग में आती है कि सर जो ब्लड होता है ना, कभी कभी जब हम टेस्ट कराते हैं तो ऐसे आता है कि ब्लड की मात्रा आपकी बॉडी में कम है, ब्लड की मात्रा आपकी बॉडी में ठीक है, मतलब इस तरीके से डॉक्टर आपसे कहता है कि ब्लड की मात्रा आपकी बॉडी में कम है। तो जो खून की मात्रा आपकी बॉडी में कम है या ज्यादा है या नॉर्मल है, वो किसके बेस पर डिसाइड होती है? तो बच्चों ये ध्यान रखना, वो भी किसके बेस पर डिसाइड होती है, हीमोग्लोबिन के बेस पर। जैसे अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 मिलीग्राम, सॉरी मिलीग्राम नहीं, ग्राम, ठीक, पर डेसीलीटर, अगर हमारी बॉडी में इसकी मात्रा 12 से 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर यहां लीटर लेंगे तो ग्राम हो जाएगा वरना मिलीग्राम, मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अगर 12 से 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो ये हमारा नॉर्मल अमाउंट कहा जाता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 है, अगर आप कभी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको दे रखा होगा कि जो नॉर्मल अमाउंट होता है वो होता है कितना, 12 से 16। तो 12 से 16 है तो कैसी है, नॉर्मल है। लेकिन अगर 12 से 16, 12 से कम अगर आपका आता है तो उसी कंडीशन में कहा जाता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी है। तो बच्चों खून की जो कमी है वो किसके बेस पर डिसाइड होती है, आपकी हीमोग्लोबिन के बेस पर ही डिसाइड होती है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि सबसे पहली बात, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, किसमें पाई जाती है, तो खून में यानी कि रक्त में पाई जाती है। और रक्त का जो रंग आपका लाल होता है वो किसके कारण होता है, वो भी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्लस आपकी इसकी जो नॉर्मल अमाउंट होता है वो कितना होना चाहिए, आपका 12 से 16 होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो उसी को खून की कमी कहा जाता है। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन जरूरी, आपने देखा कि हमारी एक प्रकार की कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई जरूरी होगा, कोई ना कोई मेटल। तो इसकी फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है कौन, आपका आयरन, यानी कि लोह आवश्यक होता है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा हीमोग्लोबिन है इसकी फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है कौन, आपका आयरन, यानी कि लोह आवश्यक होता है। बात क्लियर हो गई होगी सभी को। तो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ये हमारी एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन थी। इसके बाद में एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आपको और बताता हूं और वहीं पर टॉपिक को फिनिश करता हूं। बच्चों एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं आप लोग, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, इसका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की अगर बात की जाए तो मैं आपसे कहता हूं क्लोरोफिल भी एक प्रकार की कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, संयुक्त। अब जैसे ही मैंने कहा संयुक्त प्रोटीन है, दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आया, सर संयुक्त है तो इसका मतलब कोई ना कोई मेटल जरूरी होगा फॉर्मेशन के लिए। मैंने कहा हाँ,
अब बात ये आती है कि सर इसकी फॉर्मेशन के लिए जो मेटल जरूरी था वो तो आयरन था, लेकिन क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए कौन जरूरी? कई बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है और इससे मॉडर्न क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन के बारे में सभी जानते हैं कि लौह आवश्यक है, लेकिन क्लोरोफिल के बारे में याद रखना कि इसकी फॉर्मेशन के लिए जो मेटल आवश्यक होती है वो हमारी होती है मैग्नीशियम। कौन सा मेटल आवश्यक होता है आपका? मैग्नीशियम। तो ध्यान रखेंगे सर, क्लोरोफिल एक प्रकार की संयुक्त प्रोटीन है और इसकी फॉर्मेशन के लिए जो आपका जरूरी होता है मेटल वो कौन सा है बच्चों? मैग्नीशियम है। फिर दूसरी बात, जिस प्रकार से हीमोग्लोबिन ब्लड में पाई जाती है उसी प्रकार से क्लोरोफिल किस में पाई जाती है? आपके प्लांट्स में, यानी कि पौधों में पाई जाती है। ठीक है, और पौधों में आपने देखा जो रंग आपका कैसा होता है? हरा रंग होता है। वो हरा रंग भी किसके कारण होता है? आपका क्लोरोफिल के कारण। जैसा आपने देखा कि हीमोग्लोबिन के कारण कैसा कलर है? रेड। वैसे ही क्लोरोफिल के कारण कैसा रंग होता है आपका? हरा रंग होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो आप जानते हो कि सर जितने भी प्लांट्स होते हैं वो एक प्रक्रिया करते हैं जिसके द्वारा उन्हें फूड यानी कि भोजन प्राप्त होता है, और प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि आपका प्रकाश संश्लेषण। तो आपने देखा कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमारे कौन करते हैं? आपके हरे पौधे करते हैं। और हरे पौधे आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? वो आपका क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल के बारे में याद रखिएगा बच्चों, संयुक्त प्रोटीन है, फॉर्मेशन के लिए मैग्नीशियम आवश्यक होता है, प्लांट्स में पाया जाता है, कैसा रंग प्रदान करता है? हरा रंग प्रदान करता है। और किस में आपकी सहायता करता है? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सहायता करता है, जिसके द्वारा जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं वो अपना क्या बनाते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सभी को क्लियर हो गई होगी कितनी बात यहाँ तक? सभी को क्लियर हो गई होगी। तो दो तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मैंने आपको बताई, एक तो क्लोरोफिल और क्लोरोफिल के साथ साथ कौन सी? हीमोग्लोबिन। और इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी सिंपल प्रोटीन्स आपको पढ़ाई थी, जहाँ पर सारा का सारा टॉपिक हमारा प्रोटीन से रिलेटेड क्या हो जाता है बच्चों? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर पूरी वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग उस चीज़ को लिखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं चलिए न्यूट्रिशन के अगले पार्ट में। ये तो न्यूट्रिशन का हमारा कौन सा पार्ट था? थर्ड लेक्चर था, जिसमें प्रोटीन डिस्कस की हम लोगों ने। अब जब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का, तो उसमें बच्चों में आपके साथ में डिस्कस करूंगा किसको? विटामिन को डिस्कस करूंगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, विटामिन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में डिस्कस करूंगा किसको? विटामिन को। यहां तक का टॉपिक, आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।